आज हमारे सामने बिहार के भूगोल से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प दस्तावेज हैं और हम मिलकर इनकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। और ये दस्तावेज सिर्फ पहाड़, नदी, मैदान की कहानी नहीं कहते, बल्कि एक पहेली सामने रखते हैं। बिल्कुल, वही पहेली जो मुझे सबसे ज्यादा खींचती है। बिहार एक ऐसी भूमि है जो विरोधाभासों से भरी है। सही बात है। एक तरफ दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान, दूसरी तरफ गरीबी और पलायन, एक तरफ जीवन देने वाली नदियां, और दूसरी तरफ सब कुछ बहा ले जाने वाली बाढ़। हाँ, तो आज हम इन दस्तावेजों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि बिहार का भूगोल, उसकी बनावट ही उसे एक ही समय में इतना बड़ा वरदान और इतना बड़ा अभिशाप दोनों कैसे बनाती है। ये एक बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि बीपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी अक्सर तथ्यों को रट लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की इस क्यों और कैसे की कहानी को नहीं समझ पाते। हाँ, वो कनेक्शन नहीं बना पाते। ये आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत जमीन से ही करते हैं। इन दस्तावेजों के हिसाब से अगर हम बिहार को आसमान से देखें तो मोटी मोटी कितनी तरह की जमीन दिखाई देगी? बहुत ही सादे तरीके से कहें तो 3 हिस्से दिखेंगे। 3 हिस्से? जी। उत्तर में नेपाल से सटा हुआ एक पतला सा मुकुट जो शिवालिक की पहाड़ियों का है। अच्छा। फिर एक बहुत बड़ा हरा भरा और समतल हिस्सा जो बिहार का विशाल मैदान है। और सबसे नीचे दक्षिण में एक पठारी किनारा जो छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। ये दिलचस्प है। मतलब बिहार का लगभग 95% हिस्सा तो मैदानी है, जैसा कि इन आंकड़ों में दिख रहा है। जी, लगभग 90,600 वर्ग किलोमीटर। तो फिर ये जो शिवालिक वाला पहाड़ी इलाका है जो सिर्फ 1% के करीब है, क्या ये वाकई इतना महत्वपूर्ण है? आकार में छोटा है, लेकिन महत्व बहुत है। यही वो जगह है जहां से गंडक जैसी बड़ी नदियां मैदानों में उतरती हैं। अच्छा। इसे आप बिहार का वाटर गेट कह सकते हैं। और ये छोटा सा इलाका भी अपने आप में 3 हिस्सों में बटा है। जी। सबसे उत्तर में है सोमेश्वर श्रेणी, जिसकी 874 मीटर की चोटी बिहार की छत है। 1 मिनट, आपने इसके उपभागों में दून घाटी का जिक्र किया। ये शब्द सुनते ही मुझे तो देहरादून और उत्तराखंड की याद आती है। हाँ। बिहार में दून घाटी का होना थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या ये उसी हिमालयी बनावट का हिस्सा है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अच्छा। जी हाँ, ये उसी महान हिमालयी संरचना का सबसे बाहरी, सबसे दक्षिणी हिस्सा है। सोमेश्वर श्रेणी और उसके दक्षिण में रामनगर दून के बीच की इस घाटी को हरहा घाटी या दून घाटी कहते हैं। अरे वाह! ये इस बात का सबूत है कि बिहार की उत्तरी सीमा सीधे सीधे हिमालय के पैरों से जुड़ी हुई है। वाह! तो बिहार का मुकुट हिमालय का हिस्सा है। अब अगर मुकुट से उतरकर हम सीधे पैरों की तरफ यानी दक्षिणी पठारी क्षेत्र में चलें, तो वहां की जमीन के नीचे क्या राज दबे हैं? यहाँ की चट्टानें तो बहुत पुरानी बताई जाती हैं। यहाँ तो आप भूवैज्ञानिक समय में यात्रा कर रहे हैं। ये दक्षिणी पठार असल में भारत के सबसे पुराने भूभाग यानी प्रायद्वीपीय पठार का किनारा है। अच्छा। यहाँ मुख्य रूप से 2 तरह की चट्टानें हैं। एक है धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो आपको मुंगेर, जमुई, नवादा में मिलेंगी। खड़गपुर की पहाड़ियां इसी से बनी हैं। धारवाड़? जी, ये चट्टानें तब बनी थीं जब पृथ्वी पर जीवन बस पनप ही रहा था। और दूसरी विंध्यन क्रम की चट्टानें? इसका मतलब बिहार की जमीन के नीचे 2 अलग-अलग युगों की चट्टानें हैं। ये तो इतिहास की परतों जैसा है, बस भूवैज्ञानिक रूप में। बिल्कुल सही कहा। विंध्यन चट्टानें आपको कैमूर और रोहतास में मिलेंगी, जिसे कैमूर का पठार भी कहते हैं। अच्छा। ये चट्टानें अपने बलुआ पत्थर के लिए मशहूर हैं, जिनसे सासाराम का मकबरा और अशोक के स्तंभ बने। तो एक तरफ बिहार का ताज नया है, हिमालयी है, और दूसरी तरफ उसके पैर बहुत पुराने, प्रायद्वीपीय हैं। और इन दोनों के बीच में है बिहार का दिल, उसका मैदान। हाँ, उसका मैदान। और यहीं पर हमारी पहेली और गहरी हो जाती है। ये मैदान, जिसे गंगा नदी बीच से लगभग आधा-आधा बांटती है, यहीं से शुरू होती है उत्तर बिहार की बाढ़ और दक्षिण बिहार के सूखे की कहानी। ये कैसे हो सकता है कि एक ही राज्य, एक ही नदी से जुड़ा हुआ, एक ही समय में पानी की अधिकता और पानी की कमी दोनों से जूझ रहा हो? यही तो बिहार के भूगोल का सबसे बड़ा ड्रामा है। और इस ड्रामे की स्क्रिप्ट गंगा नहीं, बल्कि गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां लिखती हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, गंगा के उत्तर से जो नदियां आती हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सब हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय की बेटियां?
मतलब इनके पास बर्फ पिघलने का पानी है, इसीलिए ये साल भर बहती हैं। एकदम सही, ये सदानीरा है। इनमें पानी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, ये पहाड़ों से उतरते हुए भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लेकर आती हैं। जब ये मैदान में पहुंचती हैं तो इनकी गति धीमी हो जाती है और ये उस गाद को अपने रास्ते में ही बिछाने लगती हैं। इससे इनका रास्ता भर जाता है और ये अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और कोसी नदी इसी का सबसे बदनाम उदाहरण है। हाँ, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और विरोधाभास है। यही शोक लाने वाली कोसी नदी और उसकी जैसी दूसरी नदियां अपने साथ जो गाद लाती हैं, वो इस इलाके को दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सौदा है जो प्रकृति ने इस क्षेत्र के साथ किया है, विनाश के साथ साथ वरदान भी। और बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति इसी सौदे के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये कहना पूरी तरह सही होगा कि बाढ़ का कारण सिर्फ ये नदियां हैं, या इसमें इंसानी दखल जैसे तटबंधों का निर्माण या अनियोजित शहरीकरण का भी बड़ा हाथ है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नदियां तो हजारों साल से अपना काम कर रही हैं, लेकिन हाल के दशकों में बाढ़ की विनाश लीला बड़ी है। हाँ, बड़ी तो है। तटबंधों ने नदी को एक दायरे में कैद करने की कोशिश की, जिससे गाद नदी के पेट में ही जमा होने लगे और उसका तल ऊपर उठता गया। हो, अब नदी तटबंध के बराबर या उससे भी ऊंचा बहती है, और जब तटबंध टूटता है तो तबाही पहले से कहीं ज्यादा होती है। तो हाँ, ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसे मानवीय गलतियों ने और भयानक बना दिया है। ये तो हुई उत्तरी बिहार की कहानी। अब गंगा के पार दक्षिण में चलते हैं। वहां सूखा क्यों है? वहां की नदियां अलग कैसे हैं? दक्षिण की नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, ये हिमालय की नहीं बल्कि पठार की बेटियां हैं। पठार की बेटियां? जी, ये बरसाती नदियां हैं। इनमें पानी का मुख्य स्रोत मॉनसून की बारिश है। गर्मियों में इनमें पानी बहुत कम हो जाता है या ये लगभग सूख जाती हैं। तो मतलब सिंचाई के लिए पानी नहीं बचता? बिल्कुल, इसीलिए ये सिंचाई की जरूरतें पूरी नहीं कर पाती और दक्षिण बिहार को सूखे का सामना करना पड़ता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही राज्य में, एक ही छत के नीचे एक कमरा बाढ़ में डूबा हुआ है और दूसरा कमरा पानी को तरस रहा है, और इन दोनों कमरों को बांटने वाली दीवार है गंगा नदी। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। यही बिहार की सच्चाई है। पानी की ये कहानी तो आसमान के बिना अधूरी है। मुझे यकीन है कि यहाँ के मौसम का भी इस ड्रामे में बड़ा हाथ होगा। जलवायु इस ड्रामे का स्टेज सेट करती है। बिहार की जलवायु को मोटे तौर पर उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी कहते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ गर्मी भी खूब पड़ती है, सर्दी भी और बारिश भी जमकर होती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, जो मार्च से मध्य जून तक रहती है। और इसी मौसम में आती है वो गर्म हवा जिससे लू कहते हैं। गया का तापमान तो 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। जी, ये गर्म और शुष्क पछुआ हवाएं होती हैं। लेकिन इसी मौसम में मानसून से ठीक पहले बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर कुछ तूफानी बारिश होती है। इसे नार्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी? हाँ, और ये आम और लीची की फसल के लिए अमृत की तरह होती है। और फिर आता है मानसून। यहाँ ज्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है ना? हाँ, और राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर से ज्यादा है। लेकिन यहाँ भी एक असामान्यता है। वो कैसे? मॉनसून की हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से बिहार में घुसती हैं तो सबसे पहले पूर्वी जिलों से टकराती हैं। इसलिए किशनगंज जैसे जिले में सबसे ज्यादा लगभग 2000 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि पश्चिम की तरफ जाते जाते बारिश की मात्रा कम होती जाती है। और सर्दियाँ? क्या सर्दियों में भी कुछ खास होता है? आपने पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र किया था, ये क्या होता है? सर्दियों का मौसम, जो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहता है, आमतौर पर शुष्क होता है, लेकिन कभी कभी हल्की बारिश होती है। इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसे आसान भाषा में समझें तो ये भूमध्य सागर से उठी नम हवाओं के बादल होते हैं, जो सर्दियों में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचते हैं। अच्छा। बिहार तक आते आते काफी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन गेहूं और चने जैसी रबी की फसलों के लिए जो हल्की बारिशें करते हैं वो बहुत फायदेमंद साबित होती है। तो मतलब पहाड़, नदियाँ, बारिश, ये सब मिलकर उस चीज को बनाते हैं जिस पर सब कुछ निर्भर करता है, मिट्टी। बिल्कुल। बिहार की मिट्टी की कहानी क्या है?
जाहिर है वो भी उत्तरी और दक्षिणी बिहार में अलग अलग होगी। बिल्कुल, बिहार की मिट्टी की कहानी सीधे सीधे यहाँ की नदियों की कहानी है, क्योंकि पूरा मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। पहले उत्तरी बिहार को देखते हैं। नेपाल सीमा के पास जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं, वहाँ कंकड़ पत्थर वाली पर्वतपादीय मिट्टी मिलती है। उसके ठीक नीचे एक नम और दलदली पट्टी है जिसे तराई मिट्टी कहते हैं। ये धान और जूट की खेती के लिए बेहतरीन है। और मैदानों में वही बांगर और खादर वाला फर्क देखने को मिलता होगा। जी, जिन इलाकों में अब बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता, वहां पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी है। इसका रंग थोड़ा गहरा होता है और इसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। गन्ना तंबाकू के लिए? हाँ, गन्ना तंबाकू के लिए ये अच्छी है, लेकिन असली सोना तो है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। ये कोसी, गंडक, महानंदा के बाढ़ वाले क्षेत्रों में मिलती है। अच्छा। हर साल बाढ़ अपने साथ मिट्टी की एक नई, ताजी और उपजाऊ परत बिछा जाती है। इसीलिए यहाँ धान, गेहूं, मक्का की फसलें लहलहाती हैं। तो ये तो उत्तरी मैदान की बात हुई। अब गंगा के दक्षिण में चलते हैं। वहां की मिट्टी में क्या खास है? मैंने टाल मिट्टी के बारे में सुना है, जो बहुत अनोखी मानी जाती है। टाल क्षेत्र बिहार का एक अनोखा भौगोलिक अजूबा है। आप इसे पटना से मुंगेर तक गंगा के दक्षिणी किनारे पर फैले एक बहुत बड़े उथले कटोरे की तरह समझ सकते हैं। एक कटोरे की तरह? जी, मॉनसून में गंगा और दूसरी नदियों का पानी इस कटोरे में भर जाता है, जिससे ये एक विशाल झील जैसा दिखता है। तो फिर इसमें खेती कैसे होती है? यही तो इसका जादू है। अक्टूबर तक जब पानी उतरता है तो पीछे जो भारी, नमी से भरपूर और बहुत उपजाऊ मिट्टी बचती है, वो रबी की फसलों, खासकर दलहन, चना, मसूर, खेसारी के लिए सोने जैसी होती है। अरे वाह! इसीलिए बिहार को दाल का कटोरा भी कहा जाता है और उसका श्रेय काफी हद तक इसी टाल क्षेत्र को जाता है। वाह, ये तो प्रकृति का अद्भुत जल प्रबंधन है। टाल के अलावा दक्षिण में और कौन सी मुख्य मिट्टियां हैं? टाल के दक्षिण में एक बड़ी पट्टी है करेल कैवाल मिट्टी की, जो पुरानी जलोढ़ ही है। ये रोहतास से गया, पटना, मुंगेर तक मिलती है। ये मिट्टी चिकनी होती है और इसकी पानी सोखने की क्षमता जबरदस्त होती है। अच्छा। और सबसे आखिर में जहां मैदान पठार से मिलता है, वहां एक लाल पीले रंग की बलथर मिट्टी की पट्टी है। ये थोड़ी कम उपजाऊ है, इसलिए इसमें मक्का, अरहर, ज्वार जैसी मोटी और मजबूत फसलें उगाई जाती हैं। तो आज इस पूरी पड़ताल से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि बिहार का भूगोल कितना विविध और विरोधाभासों से भरा है। शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर गंगा के विशाल मैदान और दक्षिणी पठार तक हर क्षेत्र का अपना एक अलग चरित्र है। और ये भी कि कैसे गंगा नदी बिहार की जीवन रेखा होने के साथ साथ उसे दो अलग अलग हकीकतों में बांट देती है। एक तरफ बाढ़ का प्रलय, दूसरी तरफ सूखे का संकट। और हमने देखा कि कैसे यहाँ की जलवायु और मिट्टी यहाँ की कृषि, अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी के हर पहलू को तय करती है। हर किसान को पता होता है कि उसकी जमीन बांगर है या खादर, टाल है या बलथर, और उसी के हिसाब से उसकी पूरी जिंदगी का ताना बाना बुना जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। बिहार की भौगोलिक संरचना, खासकर इसकी नदी प्रणाली, इसके लिए एक ही समय में वरदान और अभिशाप दोनों हैं। जी। सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी, बेहतर जल प्रबंधन और नदियों को आपस में जोड़ने जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं इस भौगोलिक अभिशाप को पूरी तरह से एक स्थायी वरदान में बदल सकती हैं, या ये प्रकृति के साथ एक ऐसी लड़ाई होगी जिसे इंसान कभी जीत नहीं सकता?